जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडू एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का आज हम लोग तीसरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दो टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है, जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिए। दो टेस्ट कंप्लीट करके फिर तीसरा टेस्ट आप लोग यहाँ पर देखिएगा। जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसका लिंक भी दे दूंगा। परीक्षा वाटिका इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। चलिए फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, शनि, मंगल, बुध और पृथ्वी। जो घटते क्रम में ग्रह हो जाएगा, पहले तो पृथ्वी आएगा, उसके बाद बुध आएगा, फिर शुक्र, मंगल, नेपच्यून, बृहस्पति, यूरेनस, शनि। इस तरह से आप लोग घटते क्रम में भी सजा सकते हो। चलिए अगला देखिए, लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है और कहा जा रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यह से सही है या है। स्टेटमेंट को 1 बाय 1 यहाँ पर रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे। पहला दिया गया है यह एक ठंडी समुद्री धारा है, बिल्कुल सही दिया गया है। ये जो लेब्राडोर धारा है ना, एक ठंडी धारा है, इसलिए ये पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, यह न्यू फाउंडलैंड के पास एक गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तीनों के तीनों यहाँ पर सही है, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, जो जलधाराएं हैं, कौन सी जलधारा गर्म है ठंडी है। एक एंटिल्स की धारा है, ये गर्म धारा है, ठीक है। एंटिल्स की धारा, एंटिल्स की धारा मैं यहां लिख देता हूं। ये जो है ना गर्म जलधारा है। अगर ठंडी जलधारा के बारे में पूछा जाए तो ठंडी जलधारा में आ जाएगा जो हम्बोल्ट जलधारा है। कौन कौन सा? हम्बोल्ट हो गया, हम्बोल्ट के बाद पेरुवियन, इसी को कहते हैं पेरुवियन धारा। एक आ जाएगा कुरिल धारा, कुरिल धारा, या इसको ना ओआईसीओ या फिर ओखोतस्क धारा भी कहा जाता है। एंटिल्स तो हो गया गर्म जलधारा। लेब्राडोर तो अभी देख लिया आप लोग, लेब्राडोर जो है ठंडी समुद्री जलधारा है। उसके बाद कैनारी धारा, कैनारी, कैनारी धारा भी ठंडी जलधारा होगी। उसके बाद एक आ जाएगा बेंगुएला की धारा, बेंगुएला की धारा। ये सब ना इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने बता दिया। ये तीनों चारों जो है, हम्बोल्ट, कुरिल, कैनारी और बेंगुएला, ये सारे ठंडी जलधारा, और एंटिल्स की धारा जो है गर्म जलधारा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, पहले इसको इरेज कर लिया जाए। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं फटाक से। चलिए, ब्लैक रोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये ना इनकरेक्ट हो जाएगा विकल्प सी, यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है। जो ब्लैक रोलर है ना, गर्म और सूखी धूल भरी हवाएं होती है, जो कि उत्तरी अमेरिका के बड़े मैदान में चलती है, ना कि उत्तरी अफ्रीका के। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका होना चाहिए, अफ्रीका नहीं। इसलिए ये वाला जो है गलत पूछा जा रहा था ना, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। गर्म धारा, गर्म हवा है, सही है। धूल भरी होती है, ये भी सही दिया गया है। इसी तरह अगर पूछा जाए चिनूक के बारे में, एक चिनूक है, चिनूक के बारे में पूछा जाए, मतलब होता है बर्फ खाने वाली हवा। यह रॉकीज के पूर्वी ढलान के साथ बहती है और सूखी हवा होती है, जो कि दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण हिस्से से लेकर के उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक के इलाके को कवर करती है। फिर एक हवाएं आती है, पवन आती है, फोहेन, फोहेन। ये चिनूक जैसी है, जो कि आल्प्स पर्वत है ना, उसके उत्तरी ढलान के साथ चलती है और बर्फ को प्रभावित करती है। फिर मौसम को सुहावना बनाती है। उसके बाद जो अंगूर होता है, अंगूर को जल्दी पकने में मदद भी करती है। एक हवाएं है सिरोके, सिरोको, ठीक है। ये जो है ना गर्म है और सूखी धूल भरी, गर्म भी है, सूखी है, प्लस धूल भरी है, तीनों है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो कि सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में चलती है, सहारा के नॉर्थ पार्ट में। और जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, इसको पार करके कौन कौन सा कंट्री, इटली, इटली हो जाएगा। उसके बाद स्पेन, यहां तक पहुंच जाती है सिरोको। तो इन सारे पवनों के बारे में आप लोग थोड़ा गूगल करके भी पढ़ लेना तो बेहतर होगा। चलिए अगला देखिए, कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर स्टेटमेंट दिया गया और पूछा जा रहा है ऊपर दिए गए कथन में से कौन से सही है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर चूज करना है। पहला देखिए क्या है, यह पश्चिमी घाट से निकलती है। जो कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत का ना दूसरा सबसे बड़ा पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जो कि सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है और 1401 किलोमीटर की लंबाई इसकी हो जाती है। किसकी? ये वाली नदी। तो यहाँ पर कोयना हो जाएगा, और कौन कौन सा है, तुंगभद्रा भी है ना, तुंगभद्रा, भीमा, ये इसकी ना
प्रमुख सहायक नदियां हो जाती है। और कृष्णा नदी का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र जो होता है ना, ये 27% महाराष्ट्र में होता है। कृष्णा की दाहिनी सहायक नदी है, ये वाला सही दिया गया है दोनों के दोनों। तो महाराष्ट्र में 27%, यहाँ पर लिखना जरूरी हो जाता भाई, 27%। उसके बाद कर्नाटका में इसका बहाव जो है 29% हो जाएगा। और भी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी बहती है, इसका थोड़ा थोड़ा मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, विकल्प सी सही जवाब हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है? आसान सा जवाब विकल्प सी, प्रति हेक्टर उपज, ये गहन खेती की महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगा। जिन देश में आबादी ज्यादा होती है लेकिन जमीन कम होता है, वहां पर ही इस तरह की खेती की जाती है। और बड़ी आबादी के लिए खाने की मांग के कारण सालाना 2 या 3 फसल उगाई जाती है। और खेती जो होती है ना, इससे श्रमिकों को बहुत मदद मिलती है। अगला देखिए, लौह अयस्क खनन से संबंधित निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। यहाँ पर 3 जिला दिया गया और कहा जा रहा है उपरोक्त में से कौन से जिले लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं? ये 3 जिले में से कौन कौन सा हो जाएगा? बालाघाट तो नहीं होगा भैया, ये हो जाएगा शिमोगा और रत्नागिरी, ये 3 दोनों हो जाएगा। जो रत्नागिरी में उच्च गुणवत्ता का लोहा अयस्क पाया जाता है, जो कुद्रेमुख हो गया, गोवा रत्नागिरी बेल्ट का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, और शिमोगा जो होता है ना, कर्नाटक के यहाँ पर मुख्य लौह अयस्क उत्पादक में माना जाता है। जो बाबा बुदन की पहाड़ी हो गया और सिंदूर हॉस्पेट के पास, यहाँ पर लौह अयस्क ज्यादा पाया जाता है। और बात करें जो मैग्नीज नगरी है ना बालाघाट, ये मैग्नीज की नगरी है। ठीक है, इसका मैग्नीज की नगरी कहलाती है, जहां पर 80% यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है। यहाँ पर बात पूछा जा रहा था लौह अयस्क, तो लौह अयस्क में बालाघाट नहीं आएगा। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा, तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी सही पूछा जा रहा था ना, तो विकल्प सी हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील यानी ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मिशिगन झील हो जाएगा, विकल्प सी। और ये एक ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूएसए के अंदर है, बाकी बाद में यूएसए कनाडा से मिलती जुलती है, दोनों को मिला करके होती है। 5 महान झील आती है ग्रेट सुपीरियर झील में, जो सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो झील आता है, जो कि पृथ्वी पर ताजे पानी की झील का सबसे बड़ा समूह बनाती है, जो नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा सीमा के पास स्थित है। इसमें पीने का पानी हो गया, व्यापार के लिए भी यूज होता है, और इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा जरूरी बनाया जाता है, और सारा ताजा पानी है। ठीक है, जिसमें मिशिगन झील एकमात्र ऐसी झील है जो कि पूरी तरह से यूएस के अंदर है। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पिग्मी जो है ना जनजाति है, और ये ना कांगो बेसिन में पाई जाती है, विकल्प भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कांगो बेसिन। और यहाँ पर ना कांगो बेसिन हो गया, प्लस जायरे भी लिख लीजिए, यहाँ पर भी पाया जाता है थोड़ा थोड़ा जायरे का क्षेत्र। जायरे ऑप्शन में आए अगर, जो जायरे भी टिक कर लेना आप लोग। चलिए, और जो सर्च कर लेना गूगल पर इंपोर्टेंट जनजातियां और उसका मूल निवास स्थान, महत्वपूर्ण जनजातियां और उनके मूल निवास स्थान। ये हो सकता है एग्जाम में और कुछ भी पूछ दिया जाए, कौन सा कहां रहता है जनजाति, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अगला देखिए, स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है कौन से कथन सही दिए गए। तीनों स्टेटमेंट को बारी बारी से पढ़िए, उसके बाद बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला दिया गया है, इससे फल और सब्जियों के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, आसान सा हो जाएगा। दूसरा है, इसने भारतीय कृषि को विविधीकरण में मदद की है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दिया गया है। यह क्रांति मुख्य रूप से खाद्यान्न से जुड़ी है, ये वाला खाद्यान्न से जुड़ी नहीं है, इसलिए ये वाला यहाँ पर नहीं होगा। जो स्वर्ण क्रांति है ना, बागवानी और शहद से उत्पादन से संबंधित है। किससे? बागवानी से और शहद, मधुमक्खी जो होता है ना, इससे संबंधित है। यहाँ पर खाद्यान्न नहीं होगा, यहाँ पर फल फूल जो हो गए उससे संबंधित है, ये वाला गलत हो गया। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा, विकल्प ए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सही पूछा जा रहा था। अगला देखिए, नीचे दिए कथन यानी असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुने। अभी दरोगा का एग्जाम जब हुआ था, वहां पर असर्शन रीजन का बहुत सारा क्वेश्चन आया था। असर्शन रीजन वाला सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। अगर सबसे आसान प्रश्न की बात कही जाए तो असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन होता है। जो बच्चे नहीं भी पढ़े रहते हैं, फिर भी उनका चांस रहता है यहां से बन जाने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही मात्रा में फैक्चुअल डाटा मिला करके असर्शन रीजन दिया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन पढ़िए, कथन पढ़िए, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। असर्शन क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक, और क्या कहा जा रहा है? इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध के बारे में है, हीराकुंड बांध के बारे में पढ़ लेना, जो महानदी पर है, ओडिशा में
भाखरा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी वाला, फिर माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी, ये सब ना देख लेना क्योंकि ये सारे इंपोर्टेंट परियोजनाएं हो जाती है जहां से क्वेश्चन बनता है। एक कोयना परियोजना भी पढ़ लेना, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर, कोयना। कोयना जो है कोयना नदी पर है, कहां पर, महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था, तो हो सकता है चांस बीपीएससी भी पूछ ले। और बीपीएससी भी यूपीपीसीएस को फुल्ली तो नहीं लेकिन 40% फॉलो कर रहा है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी पूछ रहा है। 71वीं बीपीएससी में भी दिख गया ये चीज और 70वीं में भी दिखा था, तो एडीओ में भी ऐसा लग रहा है कि पूछा जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों सही दिया गया और रीजन जो है असर्शन की व्याख्या भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। विकल्प ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, उसकी कुल दूरी 7 किलोमीटर है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनना है, 7 किलोमीटर, उसका विस्थापन 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। बताइए सही है गलत है। दूरी कितना तय किया, तो पहले 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, टोटल 7 किलोमीटर चला, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, शुरुआत से अंतिम स्थिति तक की सबसे छोटी दूरी होती है। अगर शून्य से स्टार्ट करे तो 3 किलोमीटर स्टार्ट किया, फिर 4 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, और अंतिम स्थिति शुरुआत से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, और विस्थापन क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर होगा जो कि वेस्ट में होगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो यहां पर दिया गया है ना, करेक्ट दिया गया है, तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। अगला देखिए, बल और मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है। आसान सा जवाब न्यूटन का सेकंड मोशन लॉ है। विकल्प बी आसान सा जवाब, जो कि बल की गुणात्मक परिभाषा है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम जो जड़त्व का नियम से मिलता जुलता है। ये बताता है कि बल वह भारी कारक होता है जो कि किसी वस्तु की अवस्था यानी विराम में हो वो वस्तु या फिर गतिशील हो, इसको बदलने का प्रयास करता है। वहीं अगर बल की मात्रात्मक परिभाषा जो कही जाए तो ये हो जाता है न्यूटन का सेकंड लॉ से, जो कहता है F = ma। प्रूफ किए होगे ना, F = ma, जहां पर m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान और a हो जाता है त्वरण, ठीक है, a जो हो जाता है त्वरण, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह दिखाती है। ये हो जाएगा पहला ही, जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्लास 10th में पढ़ते आ रहे हो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया और कहा जा रहा सही कथन चुनने। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। यह स्टेटमेंट क्या है, सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, किया गया कार्य केवल बल पर डिपेंड करता है, विस्थापन पर नहीं। ये बिल्कुल सरासर गलत दिया गया। जो कार्य जो होता है ना, क्या होता है, F × S × cos थीटा होता है, ठीक है। ये कार्य इक्वल टू यही होता है। और सिर पर भार के लिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, लंबवत नीचे की ओर लगेगा, तो विस्थापन क्षैतिज होगा। क्षैतिज होगा तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री = 0 होता है। तो ग्रेविटी द्वारा किया गया काम कितना होगा, 0 होगा। और कार्य बल और विस्थापन दोनों पर डिपेंड करता है अगर, तो कोई भी शून्य है तो कार्य क्या होगा, कार्य भी शून्य होगा यानी 0 होगा। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो केवल बल पर डिपेंड नहीं करेगा, विस्थापन पर नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है भैया। तो यहां पर सही पूछा जा रहा, तो केवल एक स्टेटमेंट सही दिया गया है, केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प ए। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पहला सूची दूसरा सूची दिया गया, इसको मिलान कर लेते हैं, उसके बाद कूट की सहायता से यहां पर देख लेंगे कौन सा सही है गलत है, ठीक है। मिलान कीजिए। जो जल विद्युत है, जल विद्युत कैसे उत्पन्न होगा, तो गिरते पानी से ऊर्जा से होगा। गतिज ऊर्जा कैसे होगा, तो गति की ऊर्जा से होगा, आसान सा, ठीक। अस्थितिज ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा के कारण होगा, ठीक है। अस्थितिज ऊर्जा का अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो, अगर जो कैसे एनर्जी उत्पन्न होगा, तो 3 आदमी की जरूरत होगी इसमें, जिसमें कि एक आदमी को आप लोग चेयर पे बैठा देना। यहाँ पर पहला व्यक्ति, इसको बोलना कि अपना उंगली आगे करके, हाथ आगे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ना अटैक करना, कोई तौलिया वगैरह ले लेना, उसको गांठ बना करके इस पर तब तक अटैक करते रहना जब तक इसमें एनर्जी ना आ जाए। अगला व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर देना और इसको बोलना अपना हाथ इसके हाथ से सटाए। जैसे ही हाथ सटाएगा ना, इसको ना एक झटका लगेगा करंट का, यही होता है स्टैटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या मिलान हो जाएगा, तीसरा पहला और दूसरा, 312 हो जाएगा। 312 पहला हो जाएगा, 3, 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए। पहला है, ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। यह स्टेटमेंट क्या है, ध्वनि ना यांत्रिक तरंग होता है, जिसे यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में यात्रा नहीं करेगा। ये तो भैया सही दिया गया है, ठीक।
दूसरा स्टेटमेंट है ध्वनि गैसों में सबसे तेज, ठोस पदार्थों में धीमी गति से यात्रा करती है। गलत है। ध्वनि आमतौर पर ना ठोस पदार्थ में सबसे तेज होती है और तरल पदार्थ में धीमी, और गैस में सबसे धीमी गति से यात्रा करती है। तो ये उल्टा दिया गया था, ठीक है। ध्वनि में सबसे धीमी होगा और ठोस पदार्थ में सबसे तेज होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल एक सही दिया गया था, पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति जो होगी किस तरह से होगी, यहां पर लिख देते हैं, ठोस में अधिक होगी, फिर तरल में, ठीक, उसके बाद गैस में। यह होगा ध्वनि का सही क्रम। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। पहला सूची दिया गया, दूसरा सूची, इसको मिलान कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर चुन लेंगे। समतल दर्पण कैसा होता है? तो यह होता हमेशा आभासी और सीधा होगा, ठीक। अवतल दर्पण कैसा होगा? तो यह होगा हमेशा वास्तविक उल्टा होगा, और उत्तल दर्पण आभासी सीधा और छोटा होगा, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 हो गया, 1 हो गया और 3, 213 यानी 2, 1 एंड 3 पहला विकल्प यहां पर सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा कथन सही दिया गया, ये पूछा जा रहा है। बताइए यहां पर पहला स्टेटमेंट है पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं। जो विसरण होता है ना, गति के कारण दो पदार्थ के कण को आपस में मिलाना होता है, जो परफ्यूम का मॉलिक्यूलर हवा होता है, इसके जरिए जो ज्यादा सांद्रता वाला क्षेत्र होगा, जो कि बोतल के पास होगा, इससे जब हम गुजारेंगे कम सांद्रता वाले क्षेत्र में, बाकी जो कमरे होंगे इसमें जाएंगे, तो गैस में क्या होगा? सामान्य विसरण की स्थिति बनेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है भैया बताओ? तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर सही दिया गया है, यहां पर सही पूछा जा रहा है, दोनों के दोनों यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों एक जानकारी देना था आप लोगों को, जो बच्चे यूपी से बीएड करना चाहते हैं, यूपी बीएड, आपको यूपी से बीएड सिर्फ और सिर्फ 62,000 में हो जाएगा। यानी कि 62,000 में रजिस्ट्रेशन एग्जाम XYZ जितना भी फी है दोनों साल का, 62,000 टोटल फी लगेगा, इससे अधिक एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दलाल लोग क्या करते हैं, 85 से 90,000 रुपए बच्चों से लेते हैं, फिर एग्जाम का फी मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन फी मांगते हैं, उसके बाद आपको अटेंडेंस नहीं बना है, अटेंडेंस का फी देना होगा। लगभग आप लोग का फी चला जाता है 1,20,000 के आसपास, 120K तक चला जाता है, जिसके वजह से आपको नुकसान भी होता है बहुत बच्चों को। इतने में आप लोग 2 एडमिशन करवा लोगे, तो दलालों के चक्कर में ना पड़िए। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, 8676934039, इस नंबर पर आइए, कॉन्टैक्ट कीजिए यूपी बीएड के बारे में। अभी फरवरी माह 2026 में 2026-28 सेशन का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल होगा, जिसको आपको फिल करना है, और आपका एग्जाम अप्रैल मई में होगा, और मई जून में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बैठना है, क्वालिफाई नहीं करना जरूरी, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एडमिशन होगा, और 62,000 में ही होगा, और ये होगा आगरा या मेरठ से, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, और एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आप चाहो तो डायरेक्ट करवा सकते हो, या फिर हमारे थ्रू भी करवा सकते हो। हमारे यहाँ दलालों का कोई प्रावधान नहीं है, हम लोग सिर्फ स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैसों में विसरण दिखाता है? सही जवाब हो जाएगा कमरे में परफ्यूम फैलाना, विसरण का नियम हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, सूची 1 सूची 2 से सही सुमेलित करें। सूची 1 दिया गया, सूची 2 में मिलान करना है इसको। पानी में स्याही जो होगा किस तरह से वर्क करेगा? तो ये वर्क करेगा क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। समुद्र से पानी से नमक ये आएगा वाष्पीकरण के थ्रू, और पानी से रेत फिल्ट्रेशन के थ्रू आएगा, ठीक है। तो ये रेत जो होता है ना, अघुलनशील होता है, फिल्ट्रेशन द्वारा इसको हटा लिया जाता है। तो हो जाएगा 2, 3 और 1, 2 से 31 हो गया ना, 2, 3 एंड 1 हो जाएगा 2, 3 एंड 1 विकल्प बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोनों स्टेटमेंट दिया गया, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, करेक्ट है। दूसरा है मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, दोनों सही दिया गया। जो बर्फ पिघलता है तो सिर्फ अवस्था बदलता है, ठोस से तरल में कोई पदार्थ नहीं बनता, यही क्या कहलाता है, इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। और मैग्नीशियम जब जलेगा तो नया पदार्थ बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बनेगा, जिसमें नया गुण होगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। दोनों का दोनों यहां पर सही दिया गया है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत होता है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प बी, एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला सूची दूसरा सूची, मिलान करना है इसको। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? ये हो जाएगी, हाइड्रोजन की हो जाएगी कितना? 1 हो जाएगी, ठीक। ये तो मिला हुआ है ऑलरेडी। ऑक्सीजन का 2 होगा और कार्बन का 4 हो जाएगा। क्यों? एग्जांपल ले लेते हैं, HCl मान के चलो, HCl, इसमें हाइड्रोजन 1 मोल हो जाएगा, या H2O ले लो तो हाइड्रोजन 1 मोल, ठीक। और इसका ऑक्सीजन की बात कही जाए तो H2O,
2 मोल ऑक्सीजन होता है ना इसमें। कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं तो CH4, किसका सूत्र होता है CH4, कमेंट करना आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 आसान सा, विकल्प ए। फिर से मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर सूची वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि इसमें ना 3 क्वेश्चन के बराबर आपको एक क्वेश्चन में जानकारी मिल जाता है। पहला सूची दूसरा सूची, मिलान कीजिए इसको। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो ये कोशिकीय श्वसन का स्थल होता है, एटीपी बनाने की जगह पावर हाउस कहलाता है, तो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। राइबोसोम क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का जगह होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसमें। केंद्रक कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 एंड 2, 3 1 एंड 2, पहला विकल्प यहां पर सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसको छोटा कर लें। चलिए अभी बिल्कुल परफेक्ट होगा देखने में आप लोग को, अब सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा सही है पूछा रहा, सही कथन कौन सा है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट देखिए, पौधों की कोशिकाओं में कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाएं में नहीं होती है। बिल्कुल होता है सही, ये सही दिया गया। जो पौधों की कोशिका होती है, कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट और बड़ी रिक्तिका से बनी रहती है। जानवरों की कोशिका में बात कही जाए तो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जिसके वजह से ये वाला स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, नहीं बाबा क्लोरोप्लास्ट कहां से होगा, तो ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो विकल्प ए हो जाएगा सही। अगला देखिए, चलिए ये जूम आउट हो गया, अब सही है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, नहीं को कोड कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये हो जाएगा जाइलम, विकल्प डी हो जाएगा। सरल अस्थायी उत्तक जो होता है, जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होता है। जाइलम एक जटिल उत्तक होता है जो कि ट्रेकिड्स वाइका यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम फाइबर से बना होता है, इसीलिए विकल्प डी जाइलम सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, पहला सूची दूसरा सूची दिया गया, मिलान करना इसको। मुंह जो होता है, मुंह से क्या शुरू होता है, तो मुंह से शुरू होता है स्टार्च का पाचन, ठीक। पेट में क्या होता है, तो शुरुआती प्रोटीन पाचन होता है और बड़ी आंत में पानी का अंतिम अवशोषण होता है। तो हो जाएगा 3 2 और 1, 321, 3 2 और 1 भैया, विकल्प बी हो जाएगा सही जवाब। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा सही है पूछा जा रहा है। चलिए शुक्र है कि सही पूछा जा रहा है, गलत वाला आता है ना तो सही यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, या फिर पूछ देता है सही नहीं है। दरोगा में तो इस तरह से कंफ्यूज किया, पूछ दिया असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। डायरेक्ट पूछ सकता था कि सत्य नहीं है या फिर सत्य है। असत्य नहीं मतलब क्या है, ये सत्य होगा, तो पूछ सकता था सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो थोड़ा सा घुमाएगा आपको एग्जाम में, तो घूमना नहीं है, एक जगह स्थिर रहना है, घूम लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विचार करना है, सही है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी से टूट जाता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर, कथन जो सही है, क्योंकि CO2 प्लस H2O यहाँ पर क्या होगा, प्लस एनर्जी यहाँ पर आएगा, ठीक। और ऑक्सीजन की कमी होने पर मांसपेशी की कोशिकाएं जो होती है, जोरदार व्यायाम जब करते हो आप लोग, एक्सरसाइज करते हो, तो अवायवीय श्वसन लैक्टिक एसिड बनाता है, इसी के कारण ऐंठन होती है, शरीर में दर्द होने लगता है। तो ये वाला भी सही दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 और 2 दोनों सही जवाब हो जाएगा, विकल्प सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा कथन है, सेम इट एज दिया गया। स्टेटमेंट पढ़िए, जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है, यह स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही दिया गया। मिनरल्स का ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा है, फ्लोएम पत्तियों को भोजन को दूसरे हिस्सों तक केवल नीचे की दिशा में पहुंचाता है। जो होता है ना भोजन होता है यानी सुक्रोज वगैरह, दोनों दिशाओं में बहाव करता है, ये ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में प्रवाह करता है। फ्लोएम ऊपर भी भेजता है और नीचे भी भेजता है, इस वजह से यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है केवल नीचे पहुंचाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, पहला हो जाएगा विकल्प ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा होगा, ये हो जाएगा विकल्प सी। विखंडन जो होता है स्पाइरोगायरा में होता है, विकल्प सी हो जाएगा। मुकुलन किसमें होगा, तो अमीबा जो होता है ना बाइनरी फिशन यानी द्विविखंडन से होता है, ठीक है। अमीबा में द्विविखंडन से होता है, मुकुलन से नहीं। तो इसको ना ऐसा करते हैं, सही दिया गया यहाँ पर, मिलान कर लेते, द्विविखंडन अमीबा से होगा, ठीक है, द्विविखंडन के कारण अमीबा से होगा। और यहाँ पर और क्या है, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन होगा, ये दिया गया। और बीजाणु का निर्माण किस तरह से होगा बताना सारे लोग, तो कमेंट कर देना बीजाणु का निर्माण। और ईस्ट जो होगा ना, ईस्ट में भी ना मुकुलन से ही प्रजनन करेगा, ईस्ट भी जो होगा ये भी मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन करता है, तो ये वाला भी होगा सही है। बीजाणु निर्माण किस तरह से होगा आप लोग को कमेंट करना है। चलिए अगला देखिए, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में
शिवाजी के दबाने के लिए भेजा था? यह था अफजल खां। विकल्प बी हो जाएगा। 10 नवंबर 1659 का डेट था। 10 नवंबर ये 1659 का डेट था। ठीक है। और साहसी जीत हुआ था यहां पर मराठा साम्राज्य का, जहां पर बड़े भूमिका निभाया था इसने। शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा पूरे भारत में यहीं से फैल गया था। फिर एक था शाइस्ता खां, जो औरंगजेब का मामा था, जिसे शिवाजी को रोकने के लिए भेजा गया था, जो कि पुणे की लाल महल वाली घटना कहलाती है। फिर एक थे इनायत खां, जो सूरत का मुगल गवर्नर था, मुगल साम्राज्य का गवर्नर कहलाता था, और सूरत में वो गवर्नर था जब शिवाजी ने सूरत पर हमला किया था। एक थे सैयद बांदा, जो अफजल खां थे, इसका अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, जिससे मुलाकात के दौरान शिवाजी के साथी जीव महाला ने मार गिराया था। किसको? सैयद बांदा को। ये सारे फैक्ट्स आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मीर बख्शी। विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, मीर बख्शी। इसका काम होता था सैन्य प्रबंधन करना, जो सैनिकों की भर्ती होती थी उसका हुलिया दर्ज करना, और घोड़े को दागा जाता था। घोड़े की दागने की प्रथा थी उस समय। फिर मनसबदारी को प्रथा थे, वहां पर मनसबदारी प्रथा भी था, जहां पर मनसबदारों को उनकी रैंक देना होता था और उनके सैन्य दस्ते का निरीक्षण करता था। इसकी जिम्मेवारी भी दी गई थी मीर बख्शी को। वेतन भी देता था। सैनिकों का वेतन भुगतान भी इसके हस्ताक्षर के बाद ही होता था। और युद्ध के समय जो मीर बख्शी था, सेना का मुख्य संगठक होता था। हालांकि वो हमेशा मुख्य सेनापति नहीं होता था, लेकिन मुख्य संगठक कहलाता था। इसी तरह दीवान पद था, जो कि वित्त राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मीर समन था, जो कि शाही घराने से संबंधित था, जो कारखानों की जरूरत की देखरेख करता था। और एक था सद्र उस भद्र, ये एग्जाम में पूछा गया था, ये धार्मिक मामला जैसे दान पुण्य हो गया, न्याय विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स भी आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से थे इसमें बताइए? थे इल्तुतमिश। विकल्प ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। ये पहला सुल्तान था जो फारसी यानी ईरानी राजतंत्रीय परंपरा को दिल्ली सल्तनत के ढांचे में अपनाया था। इसका योगदान की बात करें तो राजतंत्रीय आदर्श को अपनाया, एकता प्रथा को व्यवस्थित रूप से लागू किया था। और एक इसका था सबसे इंपॉर्टेंट आता तुर्कान चहलगानी, यानी 40 तुर्क सरदार का दल हुआ करता था। और इसी ने भारतीय सिक्कों का एकीकरण भी किया था, चांदी का टांका बनवाया था, तांबे का जीतल, जिस पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा यहीं से शुरू हुआ था। फिर खलीफा से मान्यता मिला था 1229 ईस्वी में, बगदाद के खलीफा के खिलाफ, खिलात जो यानी खिलात यानी मान्यता प्राप्त होता है, इसका अर्थ खिलात। ठीक है, खिलाफ नहीं खिलात, इसका मतलब होता है मान्यता प्राप्त। ये वर्ड ध्यान रखना, हिस्ट्री का, मान्यता प्राप्त होता है, जिससे कानूनी रूप से स्वतंत्र सुल्तान का दर्जा मिल गया था। तुर्कान चहलगानी जो 40 तुर्क का सरदार है, इसी की वजह से रजिया को भी आगे दिक्कत आया था, जहां पर रजिया का चारित्रिक हनन किया गया और उसको एक अयोग्य राज्ञी घोषित किया गया था कि ये रानी अयोग्य है। तो यहाँ पर ये 40 का गठन इसने किया था। 40 को समाप्त किसने किया था? आप लोग कमेंट करना। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है? आसान सा जवाब हो जाएगा ये सारे। जल संरक्षण तकनीक हो गया। नगर 3 विभागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, ये भी सही दिया गया है। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम। ये सारे के सारे जो हो जाएंगे धौलावीरा से प्राप्त हुए, तो यहाँ पर ये सही दिया गया है। ठीक है, त्रिस्तरीय नगर था और उन्नत जल प्रबंधन, यहाँ से ना विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं खास करके, इसलिए जाना जाता है। स्टेडियम जो साइन बोर्ड, जहां दुनिया के सबसे पुराने स्टेडियम खेल के मैदान के अवशेष मिले हैं, साथ ही 10 बड़े अक्षर वाला साइन बोर्ड भी मिला है। यहाँ पर साइन बोर्ड होगा ना, 10 अक्षर वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में साइन बोर्ड वाला। ये भी कहां से? धौलावीरा से ही मिला है। अगला देखिए, सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? ये हैदराबाद के निजाम थे और मुगल का सूबेदार मुवारिज खान था, इसके बीच लड़ा गया था। जहां पर मुगल बादशाह ने निजाम की शक्ति को कम करने के लिए मुवारिज खान, जो दक्कन का सूबेदार था, इसको यहां पर भेजा था। परिणाम क्या हुआ? निजामुल मुल्क खान की जीत होती है और मुवारिज खान युद्ध में मारा जाता है, जिसके बाद हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना होती है। कौन सी? आसफ जाही वंश, यहीं पर इस वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक, तो विकल्प कौन सा होगा? डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हुआ था। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा, जो 10वें और अंतिम गुरु थे किसके? सिख धर्म के। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना के समय इस प्रथा को शुरू किया था, जिसमें 5 का कार धारण करना अनिवार्य बताया गया, जिसमें कि केस का वर्णन था। केस मतलब बिना कटे बाल,
फिर कंघा का था, मतलब कि स्वच्छता के लिए कंघा रखना है। कड़ा था, कड़ा मतलब हाथ में लोहे का कंगन पहनना होता था। कच्छ होता था, कच्छ मतलब होता फुर्ती और आत्मसंयम के लिए कच्छ पहनना होता था। और आत्मरक्षा के लिए कृपान, देखते होंगे सिख लोग ना एक चाकू या तलवार रखते हैं, तो आत्मरक्षा के लिए तलवार या चाकू रखना अनिवार्य था। दो गुरु तीन गुरु के बारे में पढ़ लेना। एक तो गुरु अंगद देव के बारे में, जो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था और लंगर व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। एक गुरु अर्जुन देव के बारे में देख लेना, जो कि आदि ग्रंथ का संकलन किया था। और स्वर्ण मंदिर जो हरमंदिर साहिब है, इसका निर्माण भी करवाया था इन्होंने। एक गुरु तेग बहादुर को पढ़ लेना, जो धर्म मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। ठीक है, किसको औरंगजेब ने फांसी चढ़वाया था, उस गुरु का नाम आप लोग कमेंट करना। अगला देखिए, किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिया और देश छोड़ दिया था? सही जवाब हो जाएगा विकल्प कौन सा, डी हो जाएगा 1868। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? इनमें से सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा था। ठीक है, और इसी व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामी बना दिया था और जमीन जो है उनकी निजी संपत्ति बन गई थी, जिससे वो कभी भी बेच सकते थे या फिर उसको गिरवी भी रख सकते थे। किसान को पारंपरिक अधिकार मिला था, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन पर खेती कर सकते थे, वो सारा यहाँ पर एंड हो जाता है और अपनी ही जमीन पर केवल किराएदार बन के वहां पर रह जाते थे, जिससे जमींदार कभी भी वहां पर बेदखल कर सकता था। ठीक, अगला देखिए, 1857 के विद्रोह को दमन करने के क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी? कल भी मैं बोला हूं बीपीएससी को 1857 की क्रांति पसंद है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, हडसन ने किया था। हडसन वाला मामला आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो दिल्ली को विरोधियों को वापस छीनने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ था और मारा गया था, जॉन निकलसन। उसके बाद दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जे की मुख्य भूमिका निभाई थी। फिर कर्नल नील आया था, नील नाम था उसका, वो बहुत क्रूर कहलाता था, कुख्यात था। लखनऊ में विरोधियों को लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जनरल हैवलॉक आता है, जो लखनऊ में विद्रोहियों से लड़ते हुए उसकी भी डेथ हो जाती है। विलियम हडसन आता है दिल्ली, बहादुर शाह जफर का बेटा, और पोते को मार डालता है, लेकिन विद्रोह के दौरान उसकी भी यहाँ पर मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, विलियम हडसन की मृत्यु यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा था, अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई है, तो हडसन था ये। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ये कहां का नारा था, तो ये पावना विद्रोह का नारा था। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। पावना विद्रोह 1873 से 76, याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये भी देख लेना, दक्कन विद्रोह, नील विद्रोह और पाइक विद्रोह, इस सारे विद्रोह कब हुए थे आप लोग देख लेना। अभी यहाँ पर ज्यादा विस्तृत करेंगे, टेस्ट लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में एक संबंध में विचार करें। यहाँ पर दिया गया 4-5 दिया गया, सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से बताइए कौन कौन सा करेक्ट होगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले ये जान लीजिए, 1884 में हुआ था। कहां हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। विष्णु शास्त्री और चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर इसकी नींव रखी थी। इसमें महादेव बल्लाल नामजोशी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा था। ठीक है, और इस सोसाइटी ने 1885 ईस्वी में क्या किया था? पुणे में प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करवाया था। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करवाया था। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, महादेव बल्लाल नामजोशी थे, और कौन थे? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर थे, और इसमें गोपाल गणेश आगरकर। ये ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं थे। 1 2 3 4 हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस त्रिरत्न घटक नहीं है? कौन सा नहीं होगा? तो निर्वाण हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी। कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही दिया गया है कण्व वंश के बारे में? तो ये शासन थोड़े समय तक रहा था, लगभग 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहा था इसका शासनकाल। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की संस्थापना की थी। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही दिया गया। दूसरा है, कण्वों ने शुंग शासकों की जगह ली थी। ये भी सही है। कण्व वंश ने 200 से ज्यादा सालों तक शासन किया। यहाँ साफ साफ दिख रहा है 200 साल तो छोड़िए, यहाँ पर लगभग कितना 45 साल शासन किया ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था। पहला दूसरा सही है, केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा जा रहा था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? 4 स्टेटमेंट दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना इसी वजह से हुआ था, जिसमें कृत्रिम रंगों का आविष्कार हुआ करता था,
बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गया था, किसानों पर बहुत इफेक्ट पड़ा था और यहाँ पर इसी समय प्रमुख किसान आंदोलन भी होते हैं। अगला देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। 1882 का मामला है हंटर आयोग और इसी की अध्यक्षता में। इसका मुख्य कारण 1854 ईस्वी में जो वुड्स डिस्पैच आता है, पढ़ते हो गए आप लोग, मॉडर्न हिस्ट्री पर हो गए तो, वुड्स डिस्पैच वाला मामला, ठीक है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले सूची में समाचार पत्र दिया गया, दूसरे में उसके संस्थापक के बारे में दिया गया, मिलान करना है। इंडिपेंडेंट के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, दूसरा हो गया। द पायनियर के संस्थापक कौन थे? तो जॉर्ज एलेन, तीसरा हो गया। लीडर के मदन मोहन मालवीय, पहला हो जाएगा। और द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और नेशनल हेराल्ड की स्थापना जो है ना 1938 में किया था जवाहरलाल नेहरू ने, 1938 ईस्वी में, ध्यान रखना है। पायनियर की स्थापना हुआ था कब? 1865 में, ध्यान रखना है। और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 और 4। अब भाई देख लो, कूट 2, 3, 1 और 4 कहां है? कूट में मिले तो मिले, नहीं तो यहां पर सही दिया गया 2, 3, 1 और 4, विकल्प बी हो जाएगा सही जवाब। यह कथन किनका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है? इस तरह के स्टेटमेंट मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में लिखवाया है। मिडाइवल चलेगा, मिडाइवल में भी लिखवाएंगे और मॉडर्न का भी लिखवाएंगे। तो आप लोग मेगा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, बीपीएससी एडीओ मेगा मॉक टेस्ट, जहां पर 249 का ऑफर चल रहा है। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और इसके बारे में पता कर लीजिए, अभी के अभी पता कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर 40 मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें कि लगभग 4 मॉक टेस्ट ही अभी हुए हैं। तो आप लोग ज्यादा अभी पीछे नहीं हो, ज्वाइन कर लीजिए। 249 ऑफर का फायदा उठाइए, 26 जनवरी के अवसर पर यह ऑफर चल रहा है अभी। जाइए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर पता चल जाएगा इसके बारे में विशेष जानकारी। चलिए अगला देखिए। चलिए इसका क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 47 का पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टर निवेदिता, विकल्प सी हो जाएगा निवेदिता। इनका नाम ना मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और आयरिश मूल की भारतीय सेना सेनानी थी, ठीक है, सिस्टर निवेदिता। अगला देखिए, निम्न में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? विकल्प बी हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मद्रास महाजन सभा कब हुआ था? 1884। डेट यहां पर लिखना जरूरी होता है। जो एमबी डागवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर इसमें शामिल थे। इंडियन एसोसिएशन कब बना था? 1876। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, याद होगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, जॉर्ज थॉमसन, याद होगा। कौन? जीटी जॉर्ज थॉमसन। ये सारा ध्यान रखना है। 1875 का आ जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। अगला देखिए, निम्न में से किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करे? ये प्रोत्साहन करने वाले कौन थे? जिन्ना थे, विकल्प डी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने का फैसला किया था, तो उनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था। उस समय जिन्ना जो थे एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पक्षधर थे, जहां पर गांधी जी को आगाह किया था कि राजनीति में धर्म और धार्मिक कट्टरपंथियों को शामिल ना करे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर बाद में खुद गड़बड़ कर दिए। सत्ता का लोभ यही होता भाई। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन थे? आसान सा जवाब हो जाएगा एस एन बेकर और आरसी मुजुमदार थे, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। द सेपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 में लिखा है कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह स्टेटमेंट आरसी मुजुमदार के द्वारा दिया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है या है। तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद बताइए। पहला है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, बिल्कुल सही दिया गया है। डीपीएसपी किसमें है? भाग 4 में है, पहला सही है। भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यह भी सही दिया गया है, ठीक। तीसरा है भाग 5 राज्य सरकारों से संबंधित है, ठीक है। तो ये ना केंद्र सरकार से संबंधित है। भाग 5 जो है ना केंद्र सरकार से संबंधित है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भैया गलत हो जाएगा। सही पूछा जा रहा है तो पहला और दूसरा सही था, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कौन सा भाग किससे संबंधित है, इसका प्रावधान क्या है। भाग और प्रावधान सर्च कर लेना गूगल से एक बार, तो आपको एग्जाम में आसानी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट कौन सा ये सही है, ठीक। पहला स्टेटमेंट है कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक। पहला यहां पर
सही दिया गया। दूसरा देखिए, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ये सही है। तो राज्यसभा का सदस्य जो प्रधानमंत्री बना, इंदिरा गांधी बने थे, एच डी देवगौड़ा बने, आई के गुजराल बने। तो प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता होना चाहिए या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस सदन का बहुमत विश्वास जीत सके। तो प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री इज इक्वल टू मंत्रिपरिषद, ये वाला सूत्र याद रखोगे तो आप लोग को याद रहेगा। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट बाबा गलत है, पहला सही था, तो पहला ही हो जाएगा, विकल्प ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, लेखानुदान का मतलब क्या होता है? इसका साफ साफ मतलब होता है आपातकालीन स्थितियों के लिए एक फंड। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? बताइए कौन सा है? तो सदस्य के सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, विकल्प सी सही जवाब होगा। अंतर राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद हो जाएगा 263 में संबंधित है, ये विकल्प बी करेक्ट आंसर है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2030 किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, दल बदल विरोधी उपबंध है, सहकारी संघवाद, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट कौन सा या से सही है या है? बताइए इसमें से तीनों पढ़िए। पहला दिया गया संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये वाला स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा है राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, ये भी सही दिया गया है। तीसरा है कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां होती है। ठीक है, नहीं ये वाला गलत होगा ना, राज्यों को नहीं, केंद्र का मामला आएगा, केंद्र में ये मामला बनेगा, तो राज्य कैसे अलग हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा यहां पर सही हो जाएगा, केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां रहेगी। ठीक है, केंद्र जो होता है ना, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाएगा, अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास होगा, एकल संवैधानिक नागरिकता है केंद्र के पास, और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी भारत की संघीय प्रणाली के तुरंत एकात्मक प्रणाली में बदल सकता है। फिर राज्य से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन सारे मामलों को अगर देखोगे तो यहाँ पर एकात्मक शक्ति के साथ साथ कुछ स्थिति में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्ति मिलता है। पहला और तीसरा हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा करेक्ट। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? 2014 में हुआ था, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2011 में विधेयक पारित हुआ था, 27 दिसंबर का डेट था, 27 दिसंबर 2011 का डेट था। ठीक है, फिर 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से पारित हुआ। ठीक, ये मामला आया था, फिर डेट लिख देते हैं यहां पर, 17 दिसंबर 2013 ये हुआ था, राज्यसभा में पारित हुआ था। फिर 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ था, जो कि 16 जनवरी 2014 से लागू माना जाता है। 16 जनवरी 2014 से ओके, ऑल ओके, पूरा यहां पर टनाटन था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? इसको इरेज कर लो। चलिए क्या था? किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? आसान सा जवाब नियम समिति हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी राइट आंसर होगा। जैसे कि संसद या विधानसभा होगा, नियम समिति विधानमंडल में होता है, एक अस्थायी समिति होता है जो कि सदन के कामकाज के लिए प्रक्रिया और नियम बनाता है, विधेयक पर बहस का समय भी तय करता है और नियम में बदलाव की सिफारिश भी करता है ताकि सदन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। फिर लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं, जो कि इसके 15 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वही लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति, फिर आ जाएगा सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे देखिए, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब जेबी कृपलानी हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक, अब यहां पर देखिए और भी जो नाम दिए गए इसके बारे में आप लोग देख लेना, फिर पढ़ लेना। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक, अगला देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ये तृतीय सेक्टर से होता है, यहाँ पर टर्सरी सेक्टर, विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है यहाँ से 16 से 20% का होता है, और जो टर्शियरी सेक्टर होता है ना, टर्सरी सेक्टर, इसमें 53 से 55% का योगदान रहता है, 53 से 55%। सेकेंडरी सेक्टर से 31% का योगदान रहता है, जो विनिर्माण आदि से होता है, यानी कि 25 से 31%, सॉलिड 31 नहीं, 25 से 31% का योगदान रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? आसान सा जवाब हो जाएगा, विकल्प डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। निम्न में से किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? सीधा सीधी बता दीजिए, बताओ आप लोग। एडम स्मिथ ने किया था ना। ठीक है, एडम स्मिथ के बारे में एक बुक का नाम भी पूछा गया था दरोगा वाले एग्जाम में, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अगला देखिए, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1948 का था।
अब आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है। केंद्रीय बजट 25-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य किन दालों पर था? ये दाल कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अरहर दाल, उसके बाद उड़द का और मसूर का दाल था। ठीक है, मूंग चना नहीं था, तो हो जाएगा 2, 4 और 5, विकल्प सी। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या रहा था? दूसरा यहां पर प्लेस रहा था भारत का, जहां पर इसकी स्थापित 8% से अधिक है, और सबसे टॉप पर रहा था पहले स्थान पर बाबा चाइना धोखेबाज। वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ये कंसर्शन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा जारी किया जाता है, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। और आयरलैंड का मानवीय संगठन है ये, ठीक है। और वेल्ट हंगरिक हेल्प जो है जर्मनी की सहायक एजेंसी है। ये कहां की है? जर्मनी की, जर्मनी का। ये हो जाएगा आयरलैंड का, ठीक है, आयरलैंड का। अगला देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ था वह माना जाता है, यह था रोहिणी गांव, विकल्प बी हो जाएगा, जो कि 2 जून 1857 को अभी पड़ता है देवघर जिला में, जो कि झारखंड में है। उस समय बिहार में हुआ करता था देवघर, ठीक है। अगला देखिए, 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित किया गया था? यह हुआ था बांकीपुर पटना में। इसके बारे में पढ़े होंगे, RN मुदलोकर अध्यक्षता किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जनरल सेक्रेटरी बने थे, मजरूल हक ने स्वागत किया था, और इनके नाम मजरूल हक के नाम पर स्टेडियम भी है पटना में, ठीक है, बाजार समिति के आसपास। बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह थे, विकल्प बी सही जवाब है। बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया? राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार स्पेशल एक वीडियो बनाया गया, 2.5 घंटे का वीडियो है, जिसमें बिहार स्पेशल से ही स्पेशल वीडियो बनाया गया, 2.5 घंटे का सीरीज। यहाँ पर बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आए हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन का अभ्यास करवाया गया है। जाकर देख लीजिए आप लोग, इसी चैनल पर मिल जाएगा और इसी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। मुनीम खां को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? और तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर ने नियुक्त किया था, विकल्प सी हो जाएगा। 1580 मुगल द्वारा बिहार का एक प्रांत सूबा दर्जा दिया गया था, मुनीम खां को गवर्नर बनाया गया, और अकबर के समय में मान सिंह को बिहार का गवर्नर बनाया गया था, जो 1587 से 94 तक रहे थे। कौन? मान सिंह, बिहार का गवर्नर। और इसमें मुनीम खां को भी बनाया गया था, ठीक है। और मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। कौन सा? अभी बिहार का जो रोहतास का जिला है, तो मान सिंह के समय यही राजधानी हुआ करता था। बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है, सही है। बिहार में छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा, ये भी सही दिया गया। तीसरा है मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में पाया जाता है, ये भी सही दिया गया है। धारवाड़, बिंद, तृतीयक, चारों, ये सारा ना पढ़ लेना, कैम्ब्रियन प्लेस्टोसीन युग जो होता था ना, उसको पढ़ लेना, खास करके धारवाड़ प्रकार की चट्टानों के बारे में। तीनों सही है, विकल्प डी सही जवाब हो गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बच्चों वाला प्रश्न, बच्चों वाला जवाब, विकल्प ए AW प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। और उत्तरी बिहार में CWG, ठीक है। नॉर्थ बिहार में अगर आएगा तो CWG, ठीक है। दक्षिणी बिहार का आया तो AW, ठीक है। ये साउथ बिहार का है। आगे देखिए, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब पश्चिम चंपारण, विकल्प भी हो जाएगा। और भी पश्चिम चंपारण में कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, देख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले हरिजन अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री कौन थे? इनका नाम था भोला पासवान शास्त्री थे, विकल्प सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। कहां का क्या साक्षरता दर है ये देखना है। रोहतास का साक्षरता दर 72.5% हो जाएगा। औरंगाबाद का साक्षरता दर कितना हो जाएगा बताइए? औरंगाबाद इसके बाद कम आएगा, उसके बाद सबसे कम आएगा भोजपुर का। 1, 2, 3 सही दिया गया, यही हो जाएगा आसान सा। अगला देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 पुरस्कार से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया था, उसको जाकर के देख लीजिएगा, 1 घंटे का वीडियो। मिशेल बेचलेट को मिला था, पहला ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध को लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम के साथ। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान
शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? राइट आंसर कुआलालंपुर हो जाएगा, विकल्प डी 2025 में 22वां। हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? यह हो जाएगा कौन सा? कर्नाटक बन गया है, विकल्प सी। 2025 में मामला आया था ये। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? ये लखनऊ को मिला है ये अवार्ड। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किए गए थे? ये टोटल हुआ था 121 निर्वाचन क्षेत्र में। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? ये अंगोला की यात्रा की थी। अंगोला की राजधानी और मुद्रा कमेंट करना आप लोग। अगला देखिए, हाल ही में कल्याण सिंह नगर नाम का एक नया जिला घोषित किया गया। यह राज्य किस राज्य का नया जिला होगा? यह होगा यूपी का। ठीक है, यूपी का 76वां जिला ये बनेगा। ठीक है, और अलीगढ़ जिला को विभाजित किया गया था, जिसमें अतरौली का क्षेत्र है, तहसील अतरौली तहसील, इसके आसपास के क्षेत्र को शामिल किया गया। और अतरौली जो है ना, पहले मुख्यमंत्री जो थे पुराने कल्याण सिंह, इनका जन्मस्थली है और कर्मभूमि भी रहा है, इसलिए इसको मिलाया गया। अब अगर यूपी में पूछा जाए कितने जिले, तो 76 जिले। पहले 75 थे, एक कल्याण सिंह नगर नया जिला बन गया है। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र के सकल और गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कितने साल के निचले स्तर पर रहा है? राइट आंसर, ये 12 साल का निचला स्तर रहा था, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, जीएनपीए मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगला देखिए, समय बहुत कम है टेस्ट में। वित्त वर्ष 2025 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्रवाह सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? आसान सा जवाब 17.9% हो जाएगा, विकल्प सी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150वें वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम विभाग, विकल्प बी। चलिए आगे देखिए, डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स एंड प्रिविलेजेस का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? यह जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था, विकल्प ए राइट आंसर होगा। हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? यह है भारत, अपना प्यारा भारत ने विकसित किया है। तो इसको आप लोग कमेंट करना, भारत माता की जय। अब भारत आगे बढ़ रहा भाई, तो करना, भारत विरोधी, यहां पर राजनीति विरोधी ना बनना। अगला देखिए, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब आईमैप मिशन लॉन्च किया? कौन सा? आईमैप मिशन। ठीक है, और आईमैप का फुल फॉर्म यही हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में। तो ये किया गया नासा के द्वारा। अब नासा का भी फुल फॉर्म देख लेना। ये कब किया गया था? 24 सितंबर 2025 का डेट था, डेट भी याद कर लेना, 24 सितंबर 2025। सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, विकल्प डी। चलिए आगे देखिए, चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? यह है पंचायती राज मंत्रालय से, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व योजना, स्वामित्व का फुल फॉर्म देख लेना, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व, इसका फुल फॉर्म आपको देखना है। ठीक है, ये भी होगा। ठीक, इसका फुल फॉर्म गूगल पर सर्च कर लेना। अगला देखिए, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यह होगा नवादा, जो कि रजौली वाला जगह है, फुलवड़िया बांध के पानी के लिए जो एनटीपीसी होगा, इसी को शामिल करने की व्यवहार्यता अध्ययन चल रहा है, जो कि भारत की व्यापक परमाणु विस्तार योजना का भाग होगा, जो कि बांका और सिवान के कई और संभावित स्थल है, यहां पर भी सर्वेक्षण किया जा रहा है, यहां पर भी बनेगा। तो अभी इसका तत्काल हो जाएगा नवादा रजौली का क्षेत्र। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा होगा? 98 का, पूर्णिया जिले से है ना, विकल्प डी हो जाएगा, पूर्णिया से संबंधित है ये, और झुन्नी कलन गांव के निवासी हैं ये। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। इसमें से बिहार के कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है? पद्म विभूषण मिला है। प्राइज से संबंधित मैंने भी बताया ना कि वीडियो एक बनाया, उसको जाकर के देख लीजिए, सभी प्राइजों को उसमें इंक्लूड किया गया। बिहार के एक व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, और ये पद्म पुरस्कार जो है किनको मिला है? श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको मरने के बाद मिला पद्म विभूषण। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसमें कुल 10 सदस्य होंगे, जिसमें कि एक होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष कितना होगा? एक होगा। उपाध्यक्ष कितना होगा?
वाइस चेयरमैन 2 होंगे। इसमें सदस्य की संख्या पूछा जाए तो 7 होगा। कुल सदस्य कितना हो गया? 2 1 3 7 10, टोटल 10 हो जाएगा। अगर इस तरह से क्रम भी दिया रहेगा ना, कंफ्यूज ना होना। अब ये बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।